Hello everyone, welcome back to the channel. So welcome to mock number 1 of accountancy. यहाँ पर हम एक पूरा mock पेपर CUET लेवल का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और 1 घंटे का हम टारगेट रखेंगे कि 1 घंटे के अंदर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा भी सही, तो फिर भी हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है, तो मतलब आप पेपर में कर ही पाओगे। जल्दी से शुरू करते हैं पूरा का पूरा मॉक पेपर। और इस मॉक सीरीज को पूरा फॉलो करना है। 7 मॉक पेपर जहां पे आपको मिलने वाले हैं। 3 मॉक पेपर्स अकाउंटेंसी के, 2 इकोनॉमिक्स के और 2 बिजनेस स्टडीज के। आज 2 मई से शुरू होकर 8 मई तक ये सीरीज चलेगी। आपको बहुत दिल से इसको फॉलो करना और सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो लिखा हुआ देयर आर 50, ठीक है। क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ओके। सेक्शन नंबर ए का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं। योगेश is a partner in a firm. His drawings during the year ended 31 मार्च 2023 were 72,000. If interest on drawings is charged at the rate 9% per annum, the interest will be, कितना इंटरेस्ट होगा? 9% पर एनम है, 72,000 की ड्रॉइंग्स है। टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि कब ड्राइंग की गई, ड्यूरिंग द ईयर बोला जाए तब आप 6 महीने का निकालते हो, तो ये आएगा मेरे पास 72,000 का 9% फॉर द पीरियड ऑफ 6/12, 6 महीने का। तो ये हुआ हमारा 1 पे, ये 2 पे कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 360 पे कैंसिल, तो 9 इंटू 360 होगा मेरे पास 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 3 18 और 5 23, तो 2340, 2927 और 32, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32, है ना। तो ये आया मेरे पास 32, तो 3240 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है कैपिटल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन फिक्स्ड बेसिस। तो फिक्स्ड मेथड पे हमने कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उस हिसाब से आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। जब भी मैच द फॉलोइंग कर रहे हो, पहले आप कोई एक ऑप्शन कर लो, जैसे ए को कर लो, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। पहले ए को देखते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स हो तो वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, करंट अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो ये जाता है जी कैपिटल अकाउंट में, तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एडिशन, परमानेंट विड्रॉल। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जाएगा मेरा करंट अकाउंट में। ड्रॉइंग्स है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, करंट अकाउंट रिड्यूस होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, तो फर्स्ट का तो सेकंड आएगा। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो तीनों हो सकते हैं। अब देखते हैं किसका अलग अलग है। इसमें डी का तीनों में अलग है, तो हम डी का चेक करते हैं और किसी का नहीं करेंगे। एडिशनल कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है। तो कैपिटल की क्रेडिट कहां पर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, डी का 3 आएगा, डी का 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, इज नॉट अलाउड। Neha is a partner in a firm. She withdrew 6,000 at the end of each quarter during the year ended 31 मार्च 2023. Interest on drawings at the rate 10% per annum will be. क्या कहा उसने, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम एवरेज पीरियड मेथड का यूज करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड मुझे क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकलता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इनटू इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो हम देखें टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 24,000 हो गई टोटल ड्रॉइंग्स। एवरेज पीरियड देखते हैं, तो एवरेज पीरियड आता है जब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो पहले क्वार्टर के बाद 9 महीने, लास्ट के बाद 0/2, तो 4.5, तो 4.5/12। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% का। तो जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन जनरली आपको पेपर में आसान देखने को मिलेगी, 12 इंटू 12 इंटू 2 200, 200 इंटू 4.5 आ जाएगा आपके पास 900, तो 900 आपका आंसर होगा। वेल डन। अगला देखते हैं, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share the future profits in the ratio of 3:2:1. तो ये चेंज इन PSR का क्वेश्चन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट
इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो क्या करोगे? कहता है अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्लेम की, तो हम क्या करते हैं, सारे का सारा पुरानी रेशो में बांट देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल रेशो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर नहीं, पुरानी में, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, बिल्कुल ठीक। अगला ऑप्शन रीड भी नहीं करना, इफ यू आर 100% श्योर अगला रीड भी मत करो। अगला देखते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों निकाली जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो इसलिए निकालते हैं हम ताकि जिसने गेन किया है उससे हम अपना हिस्सा ले लें। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर, बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है कि ताकि हम जिसने गेन किया उससे कंपनसेशन ले ले। बाकी ऑप्शन भी आप रीड कर सकते हो। टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय सैक्रिफाइसिंग, नहीं सैक्रिफाइसिंग पे थोड़ी करते हैं। टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय ऑल पार्टनर्स, बिल्कुल नहीं। टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय न्यू पार्टनर, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। सो मेरे पास फर्स्ट किस में आ रहा है? देखो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। अगला देखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। On 1 April 2023, they decided to share the profits equally. On the date, there was a credit balance of 1,20,000 in their profit and loss account and a balance of 1,80,000 in their general reserve account. ठीक है जी। Instead of closing the general reserve, कहते हैं क्लोज नहीं करेंगे हम जनरल रिजर्व को और ना ही हम P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे। It is decided to record an adjustment entry for the same, कि हम क्या करेंगे, इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इन द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होने वाली है? देखो उसने कहा हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है कि अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस है तो एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव है तो सैक्रिफाइस टू गेन। देखिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस P&L का पॉजिटिव, 180 जनरल रिजर्व पॉजिटिव, तो दोनों का सम बनता है 3 लाख। एंट्री होगी गेनर टू सैक्रिफाइसर, है ना। आप किसी भी एक पार्टनर का निकाल लो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। अब जल्दी से देखते हैं हम ए का, हम जल्दी से देख लेते हैं ए का। ए ने क्या कर रखा है? ए का नया कितना है? ए का नया कितना है? नया है इक्वल 1/3 माइनस 1/3 3 6, तो यह आया 6, तो यह आया 2 - 1 दैट इज 1/6। तो ए का पॉजिटिव मतलब इसने गेन करा है। ए ने गेन करा तो ए का कैपिटल डेबिट होगा, डेबिट होगा ए का कैपिटल, क्रेडिट नहीं हो सकता, डेबिट होगा क्रेडिट नहीं हो सकता। ठीक है, अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50-50 ही है। अब क्रेडिट कौन होगा? बी होगा या सी होगा? जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। किसने सेक्रीफाइस किया है? बी का। देखो बी ने क्या है, 2/6 था पहले, नया 1/3, 1/3 माइनस 2/6, तो मतलब इसका कोई चेंज नहीं आया, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देगा, तो बी का नाम नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी मार्क करो और आगे चलो। ठीक है, अगला देखते हैं। A, B and C were partners sharing profits or losses in the ratio of 7:3:2. From 1 जनवरी 2023 they decided to share profits and losses in the ratio of 8:4:3. तो पहले क्या था? पहले था हमारे पास 7:3:2, पहले था 7:3:2। ओके, नया कितना है? 8:4:3। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का गेन या सेक्रीफाइस? सिर्फ बी का निकालो। आप मन में धार के चलना कि आपको हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करना है। न्यू कितना है? 4/8, 4 12 और 3 15, माइनस ओल्ड कितना है? 7 3 10 और 2 12, तो 3/12। तो ये मेरे पास आएगा 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60, तो 15 × 4 4 × 4 16, 12 × 5 5 × 10 15, 1/60। तो इसने क्या करा? 1/60 का गेन करा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब कि नया ज्यादा है पुराने से। ठीक है, अगला देखते हैं। Manu, Sonu and Rahul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. With effect from 1 April 2023, they decided to share profits and losses in the future in ratio of 3:2:1. Their balance sheet showed workmen compensation reserve of 84,000. The claim on account of workmen compensation is estimated to 75,000. The journal entry to give effect क्या होगी? देखो बड़ी सी सीधी सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी है 84,000 का, उसमें से आप 75,000 तो डाल दोगे क्लेम में, बाकी बांट दोगे पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशो में। बस इतना बेसिक देख के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बाकी पार्टनर से बट गया, ये ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
टू मनु सोनू और ये भी पार्टनर्स में बांट दिया गया है, बाकी ये भी हो सकता है। मनु टू राहुल कैपिटल कभी नहीं हो सकता। वर्कमैन कंपनसेशन टू सारे का सारा बांट दिया, ये नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या होगा। ओल्ड रेशो में बटेगा, बचा कितना 84 माइनस 75 9000। 9000 को ओल्ड पीएसआर में बांटो जल्दी से। ओल्ड पीएसआर है 432, 4 3 7 और 2 9, तो मतलब कि 1,000 के हिसाब से सबको, तो 4000 3000 2000, 4000 3000 2000 किसमें है? इसमें है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए किसमें है? ऑप्शन नंबर ए इज योर ऑप्शन नंबर बी। सॉर्टेड है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कहते हैं पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ। पी क्यू आर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 532 में। एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एस आता है 1/5 शेयर के लिए। पी sacrifices 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। एस आ रहा है 1/5 के लिए, ठीक है। पी देता है उसको 1/10 एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस जो होता है वो क्यू और आर करते हैं इन 2:1 रेशो। तो रिमेनिंग बचा कितना? इसका 1/5 है, 1/10 इसने दे दिया। 1/5 का आधा होता है 1/10, तो 1/10 वो दोनों मिलकर दे रहे होंगे, क्यू और आर मिलके 1/10 दे रहे होंगे, और ये दे रहे हैं 2:1 की रेशो में। एस ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इन कैश। आर का शेयर ऑफ गुडविल विल बी, आर को कितना मिलेगा? एस लेकर आता है 60,000, बहुत ध्यान से सुनना। एस लेकर आता है 60,000, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एस लेकर आता है 60,000। एस जितने भी शेयर के लिए आ रहा है उसमें से आधा तो पी ने दिया, आधा ये दोनों मिलकर दे रहे हैं इस रेशो में। तो मतलब 60,000 में से वो 30,000 दे देगा, पी को 30,000 दे देगा, क्यू और आर को। इनको किस रेशो में देगा? जिस रेशो में इसको हिस्सा दे रहे हैं 2:1। तो 30,000 2:1, तो 20,000 दे देगा क्यू को और 10,000 दे देगा आर को। तो आर को कितना मिलेगा बेटा? 10,000 मिलेगा। इस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो। Atul and Neera were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Mitali as a new partner. Goodwill of the firm was valued at rupees 2 lakh. Mitali brings her share of goodwill premium of 20,000 in cash, which is entirely credited to Atul capital account. क्या हुआ? तो बेसिकली मिताली नया पार्टनर आ रही है, अतुल और नीरा पहले से पार्टनर थे 3:2 में। अतुल नीरा पहले से पार्टनर थे 3:2 में। मिताली नई पार्टनर आ रही है, मिताली आती है और वो जितना भी गुडविल का प्रीमियम लाती है वो सारे का सारा अतुल को देती है। इसका मतलब नीरा कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रही, नीरा का सेक्रीफाइस 0 है। मतलब नीरा का नया शेयर भी उतना ही रहेगा जितना इसका पहले था। नई रेशो हम सिर्फ इतनी सी बात से जान लेंगे। तो नीरा का कितना है? 2/5। नया भी इसका इतना ही होगा, ओल्ड भी इतना, न्यू भी इतना। तो देखो 2/5 कहां पे बन रहा है? यहां बन रहा है 5 4 9 9 4 13, तो 4/13 नहीं। यहां पे बन रहा है उसका 5 4 9 और 1 10, तो 4/10, दैट इज 2/5। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। और भी देख लेते हैं। ये बन रहा है मेरे पास 4/5 4 9 3 12, तो ये 1/3 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। ये बन रहा है 5 4 9 और 2 11, तो 4/11 नहीं हो सकता। समझ आई? सिर्फ एक बात को पकड़ा हमने कि नीरा का शेयर नहीं बदला होगा, आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 and capitals as 1 lakh and 50,000 respectively. Z is admitted for 1/5 share in profits. The amount of Z will contribute as capital will be. कहते हैं अमाउंट Z कितना लाएगा? देखो X और Y की कैपिटल्स आपको दे रखी है 1 लाख और 50,000, तो मतलब X और Y की ज्वाइंट कैपिटल कितनी है? 1,50,000। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। Z आ रहा है 1/5 के लिए, कितना पैसा लेकर आए? हम कहेंगे कि Z 1/5 के लिए आ रहा है, इन दोनों के पास हिस्सेदारी कितनी? 4/5। 4/5 के लिए अगर 1.5 लाख है तो पूरे बिजनेस की कितनी होगी? 1.5 लाख इंटू 5/4। समझते हो? Z कितने के लिए आ रहा है? 1/5। तो 1/5 के लिए कितना होगा? इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा, तो 1.5 लाख का फोर्थ पार्ट होता है, 1.5 लाख का आधा होता है 75,000, 75,000 का आधा होता है 37,500, तो 37,500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। Komal and Neeraj were partners in a firm. They admitted Hari as a new partner for 1/3 share in profits. On Hari's admission, it was found that there was a claim against the firm for damages for which a liability for damages should be created.
हरी के एडमिशन पे पता चलता है कि एक क्लेम है डैमेजेस के लिए, उसके लिए मेरे को एक नई लाइबिलिटी बनानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड टू क्रिएटिंग द लाइबिलिटी। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, हम एक अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी नई लाइबिलिटी आती है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाती है, फायदे की बात क्रेडिट में, नुकसान की बात डेबिट में। लाइबिलिटी बनानी है तो नुकसान की बात तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अमला, बिमला एंड कविता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. Bimla retires and gives her share of profit to Amla for 3,600 and to Kavita for 3,000. क्या अगर अब बिमला रिटायर होती है और वो अपना शेयर दे देती है अमला को 3,600 के लिए और कविता को 3,000 के लिए, इसका मतलब इसी रेशो में उन्होंने गेन किया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या। द गेनिंग रेशो ऑफ अमला एंड कविता, क्वेश्चन भी यही है। तो अमला को उसने दिया 3,000 में, कविता को दिया 3,600 में, यही था क्या, एक बार पढ़े कितने में दिया? अमला को 3,600 में, कविता को 3,000 में। अमला को 3,600 में, अमला को 3,600 में, कविता को 3,000 में। तो इनकी गेनिंग रेशो क्या हुई आपस में? यही हो गई 1 2 1 2, 6 into 5 6 into 6, तो 6:5 क्या हो गई इनकी गेनिंग रेशो हो गई। अगला देखते हैं। Which factors shows the effect of retirement of a partner from the firm? कहते हैं which factor shows the effect of retirement of a partner, की कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट ये वक्त क्या होता है? द कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इंक्रीजेस बाय अमाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि जब रिटायर होता है कोई पार्टनर तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको उसका शेयर मिल जाता है, ये ठीक बात है। द कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स हैज नो इफेक्ट, नहीं इफेक्ट तो पड़ता ही है। द कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डिक्रीजेस, नहीं डिक्रीज थोड़ी होगा, उनका तो बढ़ेगा क्योंकि रिटायर हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of this. Calculate gaining ratio if A retires. अगर A retire होता है तो gaining ratio बता दो, बता देते हैं। पहले रेशो देखो क्या है इनकी, एलसीएम सेम करो 10, तो ये आया 5:3:2, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर A रिटायर होता है हमें क्या करना होता है, तो उसका नाम हटा दो, गेनिंग रेशो 3:2 होगी। गेनिंग रेशो बाकियों की क्या होगी? 3:2 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Creditors paid 42,000 in full settlement of 45,000. The journal entry should be. Creditors paid 42,000 in full settlement of 45,000. जितने पैसे दिए जाते हैं उतने से डिसोल्यूशन की एंट्री होती है हमेशा। तो आपने पेमेंट करी है तो टू बैंक तो होगा ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, 42,000 से होगा। डेबिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू बैंक 42,000, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 3,000 गलत है, 42,000 दिए, 45,000 थोड़ी 42,000 दिए, 50,000 तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है जी। अगला देखते हैं। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, पवन अ पार्टनर इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर विच ही विल गेट ₹5,000। कहते हैं एक पार्टनर कहता है मैं डिसोल्यूशन करवा दूंगा, मेरे को 5,000 दे दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 2,500, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप हमेशा डेबिट करते हो उतने अमाउंट से जितना फर्म ने बियर करा। फर्म ने तो पार्टनर को 5,000 दिया ना, तो फर्म ने बियर कितना करा? 5,000, तो फर्म रियलाइजेशन को डेबिट करेगी 5,000 से। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो मर्जी हो, फर्म को फर्क नहीं पड़ता, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा 5,000 से। 25,000 इज मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, ये गलत है। अगला देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या होता है? ये मैंने पूरा आपको अच्छे से कराया कॉन्सेप्ट वीडियो में, कौन सी चीज कहां जाती है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है जी। वन क्रेडिटर वर्थ 4,500 टुक ओवर स्टॉक वैल्यूड 5,200 इन फुल सेटिस्फेक्शन। एक एसेट के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी सेटल हो जाए और कुछ तो आप कोई भी एंट्री नहीं करते क्योंकि ना तो कैश गया ना कोई कैश आया, तो नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। 20 क्वेश्चन हो गए, देखें कितनी देर में कर लिया हमने, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, परफेक्ट स्पीड चल रही है। अभी आगे वाले क्वेश्चन आसान आएंगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, कंपनी अकाउंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहां भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे एनालिसिस के बुक के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस होते हैं, तो वहां पे बहुत कम टाइम लगता है। तो बिल्कुल सही स्पीड चल रही है हमारी। अंकित लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम बाटा लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 22 लाख। आ गई इशू ऑफ शेयर्स।
तो 22 लाख का बिजनेस लिया बाय इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, ठीक है। टोटल एसेट्स वर 25 लाख एंड बिल्स पेबल 2.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स, देखो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट टू बी पेड अपॉन टोटल अमाउंट टू बी पेड। कितना देना है? 22 लाख देना है, अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर। अमाउंट ऑफ ईच शेयर कितना है? 100 वाला शेयर 10% के प्रीमियम पे 110 रुपए में दिया होगा, कैंसिल हो गया। 11 इंटू 2 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है। भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम द शर्मा कंपनी। क्या क्या लिया उन्होंने? प्लांट लिया है जी 7 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड लिया है 9 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग ली 12 लाख की, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए 2 लाख के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है? जितने की चीज थी तुम उससे फालतू पैसे दे रहे हो, तो जो डिफरेंस होगा वो गुडविल का हो। हम उसे दे कितना रहे हैं? हम उसे दे रहे हैं, हमने 30,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर और 100 ईच इशू किया, तो मतलब मैं उनको दे रहा हूं 30 लाख, है ना। सामान कितने का आया? 7 लाख का एक, 9 का एक, 16 लाख। 16 और 12 28 लाख। 28 लाख का सामान आया, 2 लाख की लाइबिलिटी आई, तो माइनस कर दोगे 26 लाख का सामान आया। 26 लाख का सामान, पैसे दे रहे हो 30 लाख, डिफरेंस 4 लाख किसके लिए दे रहे हो? गुडविल के लिए दे रहे हो, तो 4 लाख है मेरा गुडविल का अमाउंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? इनमें से कौन सी चीज बैलेंस शीट में नहीं आती है? कैपिटल रिजर्व आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, रिजर्व कैपिटल कहीं नहीं आता। रिजर्व कैपिटल कहीं नहीं आता। ठीक है जी, क्योंकि ये एक्चुअली में रियलाइज्ड इन कैश नहीं होती, इसका कैश के रूप में पेमेंट मिली नहीं होती, तो हम इसे कहीं नहीं दिखाते। अगला देखते हैं। issued 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। हमने 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपए का एक 3% के प्रीमियम पे इशू किया, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% इन सच केस। सच केस में क्या पूछ रहा है? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जब आपने क्या करा, प्रीमियम पे इशू, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला जो अमाउंट होता है वो लॉस ऑन इशू में जाता है। तो लॉस कितना होगा यहाँ पर? लॉस ऑन इशू में कितना शो कर रहे होगे आप? 5% का प्रीमियम है तो 5%, 10,000 डिवेंचर्स, 100 का एक, 10 लाख, 10 लाख का 5% कितना होता है? 10 लाख का 5% होता है 50,000। तो लॉस ऑन इशू और डेबिट करोगे 50,000 से, 20,000 से नहीं, 80 से नहीं, 50 से। हाँ जी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट भी इतने अमाउंट से ही करते हो एग्जैक्टली, क्योंकि जो ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो क्रेडिट। यहाँ पे अगर 50,000 होता तो ये भी ठीक होता ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। डिबेंचर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड विच आर सिक्योर्ड बाय ईदर फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, दे आर कॉल्ड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कहते हैं ऐसे डिबेंचर जो फॉर अ लॉन्गर पीरियड विच आर सिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड होते हैं, या तो हमने कोई फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑन एसेट्स की, हमने उनके एसेट्स के अगेंस्ट ले रखे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज द नेचर ऑफ। डिस्काउंट की नेचर क्या होती है? जो आप इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे डिस्काउंट देते हो, उसकी नेचर होती है कैपिटल लॉस। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको ट्रीट तो करते हैं एज अ रेवेन्यू लॉस, बट अगेन आपकी बुक्स भी यही मेंशन करते हैं कैपिटल लॉस, कंपनीज एक्ट भी कहीं ना कहीं यही लिखता है कैपिटल लॉस, तो हम कैपिटल लॉस मान के चलेंगे। अगला देखो। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सबहेड। इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, मतलब एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, हमने अभी तक पे नहीं करा, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। इन द बैलेंस शीट अंडर सब हेड पूछा, सब हेड जब पूछा तो करंट लायबिलिटी के अंदर भी कहां आएगा? तो वो मेरा आएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि तो मैं लिखूंगा अदर करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम, ये क्या बच्चों वाला सवाल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब
तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, मतलब हमें रिसीव होना है, तो दैट इज माई करंट एसेट। करंट एसेट का सब हेड क्या होगा? अदर करंट एसेट्स के अंदर। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अगर आपको कुछ भी ना आता तो ये तो पता था ना कि करंट एसेट में आएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर भी सही आंसर कर देते आप। अगला देखो, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। पब्लिक डिपॉजिट होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक से लोन, ये सब तरीके होते हैं। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। While preparing common size income statement, each item of income statement is expressed as percentage of। किसका आप परसेंटेज बोलते हो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में? इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो वहां पे आप आरएफओ को 100 बोलते हो और बाकी चीजों को उसके परसेंटेज में मेंशन करते हो। तो आरएफओ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, को हम एज अ बेस 100 लेते हैं, राइट। आगे देखो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हाँ जी, कॉमन साइज हाँ जी, अकाउंटिंग रेशियो हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हाँ जी, फंड फ्लो स्टेटमेंट हाँ जी, ये सब होते हैं। इट इज डिजाइन्ड टू शो द चेंजेस इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ फर्म बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट्स। दिस इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फंड फ्लो की डेफिनेशन याद कर लो, इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको याद हो जाए। इसकी डेफिनेशन यही होती है कि जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ऑफ द फर्म के बीच में चेंज दिखा, ये बताता है बेसिकली एक साल में मेरे को सोर्सेज ऑफ फंड क्या रहे और यूजेज ऑफ फंड क्या रहे। तो ये इसी की डेफिनेशन है। A mutual fund company receives a dividend of ₹20 lakh on its investments in another company's share। क्या हुआ? एक म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव करती है डिविडेंड 20 लाख का, उसने इन्वेस्टमेंट करेगी अदर कंपनी में। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां आएगा? म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ये सारे काम क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट रिसीव करना, देना, डिविडेंड रिसीव करना। तो दिस इज देयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। A Limited engaged in the business retailing of air conditioners invested 25 लाख इन शेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाए 25 लाख। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी। तो कोई बात नहीं, उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उस पर कोई डिविडेंड आ गया तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सो दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन ने बोला ना कि हमारा काम तो रिटेल का है, तो अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। Which of the following is considered as cash equivalent? कैश इक्विवेलेंट किसे बोलोगे? ट्रेजरी बिल को बोलते हैं, कमर्शियल पेपर को बोलते हैं, बैंक डिपॉजिट को भी बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो विद इन 3 months जो भी चीजें आती हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों को मिला के आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज। इसकी वजह, इससे हमें पता चलता है कि कितना चेंज हुआ मेरे कैश या कैश इक्विवेलेंट में, कि साल की शुरुआत में कितना था, ये सारा चेंज फिर आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। तो हमें क्या बताता है? नेट इंक्रीज डिक्रीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल यही बताता है, इंक्रीज डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट नहीं, इंक्रीज डिक्रीज इन शेयर कैपिटल नहीं। डैश मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस। किसे कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये तो अंग्रेजी पढ़ के कर देंगे हम। अगला देखो, फाइंड आउट द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग। निकाल लेते हैं, ये गुडविल के क्वेश्चन आएंगे। तो 2016-17 के लिए प्रॉफिट बताना है आपको, नहीं दे रखा। 17-18 दे रखा है, 18-19 दे रखा है, 19-20 का लॉस दे रखा है, 20-21 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है जी। Firm had calculated goodwill due to change in profit sharing ratio among the partners at 2.5-year purchase of average profit of last 5 years. Okay, goodwill दे रखी है 75,000, तो कहते हैं goodwill है 75,000। ये निकली है 2.5 year purchase of average profit से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 75,000 अपॉन 2.5, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 25 इंटू 3 75, तो 3,000 इंटू 10 30,000, तो 30,000 है मेरे पास एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स मेरे को देखो बताइए, देखें क्या है। इन सब का मिला के 50,000 और ये 30,000 माइनस कर दिया, 30 60 और 50, 60 और 50 कितना हुआ? 110।
प्लस x इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 5, है ना। यही करना है ना 5 साल का। तो कितना होगा 1.5 लाख, 1.5 माइनस 1,10,000, 40,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रॉफिट फॉर 2016-17। if the average profit of business is 50,000 and normal profit is 60,000, it shows, कहते हैं बिजनेस कमा रहा है 50,000, नॉर्मली बिजनेस कमाता 60,000। तो इसका मतलब तुम्हारी गुडविल कितनी है, नेगेटिव में है भैया, जीरो है, नेगेटिव नहीं होती एक्चुअली में। तो हम कहेंगे देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, सिंस हम जो कमा रहे हैं वो नॉर्मल से भी कम कमा रहे हैं, तो हमारी कोई गुडविल नहीं है। ठीक है। डिबेंचर्स विच आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड, जिनको हम लाइफ टाइम में पे कभी भी नहीं करेंगे उन्हें हम बोलते हैं बेसिकली नॉन कन्वर्टिबल या परपेचुअल, परपेचुअल बोलेंगे, हाँ परपेचुअल, नॉन कन्वर्टिबल नहीं, सॉरी, परपेचुअल या इररिडीमेबल, परपेचुअल या फिर इररिडीमेबल, कि जिसको हम कभी रिडीम नहीं करेंगे। परपेचुअल का मतलब होता है अनंत काल तक चलने वाले हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं करता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की नेचर क्या है। ऐसे जितने भी खाते होते हैं जैसे कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या लॉस ऑन इशू या रिडम्पशन का प्रीमियम, ये सब अकाउंट्स क्या होते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि आपने ये कल को क्या करना है, किसी बंदे को ही देना है ना ये प्रीमियम, तो पर्सनल अकाउंट होगा। Which of the following is not a part of long term borrowing? कौन सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट नहीं है। मॉर्गेज लोन होता है, डिवेंचर होता है, पब्लिक डिपॉजिट होता है, बैंक ओडी इज माई करंट लायबिलिटी, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट नहीं हो सकता है। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट में क्या नहीं आता, डेटर्स आ जाते हैं, बीआरबी आ जाते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या नहीं आता, इन्वेंट्री नहीं आती, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते, एडवांस टैक्स नहीं आता, बैंक बैलेंस आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते। ठीक है, तीन चीजें नहीं आती, क्या क्या नहीं आती, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स एंड इन्वेंट्री, पाई, PAI इसमें नहीं आते हैं। 45वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो मैं आपको हर मौके पर मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा इस तरीके का कि करेक्ट एक्टिविटी सीक्वेंस क्या होती है। देखो बड़ी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉमन सेंस लगाओ, पहले आप ऑर्गेनाइज करोगे डाटा को, पहले प्रोसेस करोगे, कलेक्ट करोगे, कॉमन सेंस है, कलेक्ट करोगे डाटा को, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर प्रोसेस करोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे। अब ये बेसिक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, रेशियो एनालिसिस, RFO है जी 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है जी 25%, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है कोग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कोक्स कैसे निकलता है, RFO में से जीपी हटा दो, RFO 8 लाख का, जीपी 25%, 25% हुआ 8 लाख का 2 लाख, तो 8 लाख में से 2 लाख हटा दो, बच गया 6 लाख, तो कोक्स कितना हुआ 6 लाख, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 60,000, इनका बीच का आया 80,000, 80,000। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा लगा लो, 8 इंटू 10 होता 8 लाख, तो ये नहीं हो सकता, ये उससे भी ज्यादा होता, 8 इंटू 8 होता 6,40,000, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। समझे ना, कि अगर 8 टाइम्स होना तो ऊपर 6,40,000 चाहिए था, उससे कम है तो 7.5। ठीक है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगला देखते हैं, परचेजेस आर 7,20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000, RFO 12 लाख। पूछता है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो याद होनी चाहिए आपको, ऑपरेटिंग रेशो होता है कोग्स, खर्चे मेरे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO, कोग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोग्स देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, दे रखी है हमें यहाँ पे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इसने मेरे को, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है मेरे को 12 लाख का, तो चलो कोई बात नहीं। कोक्स के लिए मेरे को ये देखो परचेजेस दे रखे हैं 720, कोक्स निकालने का तरीका होता है ना OND, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग 1,40,000 प्लस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे 80,000, 1,40 में से 80 गया तो 60,000, 60,000 प्लस 7,20,000 कितना हो गया, 7,80,000।
तो मैंने निकाल दिया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस देखता हूं मेरे पास ऑपरेटिंग खर्चे, जैसे कि ऑफिस का खर्चा सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 और 90,000 1,20,000, ये आया 1,20,000 अपॉन RF4 जो कि मेरे को दे रखा है 12 लाख। ऊपर बना 780 और 1,20 9 लाख, तो 9/12 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज इसमें निकलता है, तो ये हो गया 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। चाहे आप कर लो, ऐसे क्या ही फर्क पड़ता है, 4 को करोगे 25 आ जाएगा, 25 इंटू 3 करोगे 75 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग रेशो इज 75%। यहीं पे आपसे पूछता वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो 25%। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मिला के बनाते हैं 100%। ठीक है जी। Which of the following is not a limitation of financial statement analysis? इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है? देखें कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की यहां पर हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये लिमिटेशन है। अफेक्टेड बाय पर्सन बायसेस, ये भी लिमिटेशन है। इंटर फर्म कंपैरेटिव, ये तो खासियत है इसकी, एडवांटेज है भाई ये तो। लैक ऑफ क्वालिटेटिव, ये भी लिमिटेशन है। आप सवाल ना भी पढ़ते तो ये ऑड वन आउट नहीं था क्या? ये तीनों नुकसान है, ये फायदा है, तो ऑफ कोर्स ऑड वन आउट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हिल पा रहा तो ऑड वन आउट करके आ जाना, खाली मत छोड़ाना। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो, क्या जानना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी जानना चाहते हैं, लिक्विडिटी बिल्कुल जानना चाहते हैं क्योंकि इनकी पेमेंट आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ रहा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म नहीं पड़ रहा। पता है क्या बात है, इन तीनों से भी फर्क तो पड़ रहा है लेकिन ज्यादा इससे पड़ रहा है, ज्यादा इससे पड़ रहा है कि शॉर्ट टर्म में और वो सोल्वेंसी है या नहीं है। अगला देखते हैं। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज, फाइनेंशियल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमिन लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, बिल्कुल हाँ ये तो ऑब्जेक्टिव है। टू डिटरमिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू कंपेयर इंट्रा फर्म, ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस, हियर वी कम टू एंड ऑफ मॉक नंबर 1, एंड ऑफ मॉक नंबर 1। ठीक है जी, पूरा मॉक समझ आया होगा मेरे हिसाब से। हमें लगा है टाइम सिर्फ और सिर्फ 37 मिनट्स, 37 मिनट्स, उसमें भी 2 मिनट तो शुरू के चले गए, 35 मिनट में कर दिया। देखो आपको 1 घंटा मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपने सारी पढ़ाई कर ली है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहला नंबर का मॉक था, तो इसका लेवल थोड़ा सा आसान था। अगले मॉक के अंदर आपको इशू ऑफ शेयर्स ज्यादा देखने को मिलेगा, उससे अगले मॉक के अंदर मैं थोड़ा डिफिकल्ट बनाऊंगा। तो थर्ड मॉक विल बी सबसे ज्यादा टफ, ये थोड़ा इजी लेवल, फिर मीडियम, फिर टफ लेवल। ठीक है, तो मॉक नंबर 1 हो गया है हमारा। आई होप आप लोगों ने भी कर लिया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि सबका बेनिफिट हो सके। और फिर मिलेंगे अगले मॉक के साथ, दैट इज बिजनेस स्टडीज का मॉक आपको कल 11 बजे मिल जाएगा।